असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। हालांकि गाइज ये क्लास जो है आपकी बहुत दिन बाद आई है, लगभग 7-8 दिन बाद क्लास आई है। कारण ये गाइज कि जब आप प्यारे भाई की क्लास में रुचि नहीं लेते हो, इंटरेस्ट ही आपका नहीं आता है क्लास को देखने में, तो हमारा मन भी नहीं लगता है। क्योंकि जब प्यारे भाई कमेंट्स को देखते हैं गाइज, तो उसमें बहुत ही कम होते हैं कमेंट्स, और प्यारे भाई देखते ही नहीं हैं, बहन देखती नहीं है। जब कोई देखता ही नहीं है क्लास, तो लेने का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब नहीं है ना। फिर भी मैंने सोचा कि आपकी क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि गाइज आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और मैंने आपके लिए कहा भी था, जब आपके फॉर्म आए थे तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जितनी भी मदद कर पाऊँगा, हर संभव मदद हमारी जारी रहेगी। तो मैंने सोचा कि क्लास आपकी लेनी चाहिए, आप देखो या ना देखो, वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा ही रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो कृपया क्लास को शेयर कर दिया करें, अपने मित्र तक क्लास को साझा ज़रूर कर लिया करें, उन तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचा दिया करें। अब आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, निर्भर करता है आपके ऊपर किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। क्योंकि गाइस अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से तैयारी शुरू करते हैं। देखो, ये हमारी क्लास नंबर 54 है। इसके पहले 3 तक अच्छे कंप्लीट हो गई है, इसके पहले यानी कि 53 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील या फिर प्रकाश वर्ष? देखो, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। यहाँ पर आप देखो, खगोलीय दूरी का मात्र प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा आप ये एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है ये पारसेक होता है, और उसके बाद होता है प्रकाश वर्ष, और उसके बाद होता है खगोलीय मात्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? इसका आंसर आप बताएंगे। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है? देखो, अगर हम पाउंड को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.4536 से गुणा किया जाएगा। याद रखिएगा, 0.4536 से गुणा करेंगे तो एक पाउंड को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला आपके सामने इसको देखो, एक माइक्रोन जो है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताएंगे, एक माइक्रोन जो है ये कितने के बराबर होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0.001 के बराबर होगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, हालांकि गाइज आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है, जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचती है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, कोई एक पहाड़ी तल है, कोई एक पहाड़ी है, और वहां से कोई लड़का एक पत्थर गिराता है। मतलब गाइस उसका जो प्रारंभिक वेग है वह क्या होगा? शून्य होगा। जो इसका गाइस यू होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर आपसे उसकी ऊंचाई पूछी गई है। और गाइस यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा, जो भी यहाँ पर गाइस बता ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा H बराबर U धन 1/2 GT² वाला फार्मूला लगेगा। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यू यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा। यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, क्योंकि गाइस ऊपर से लड़का फेंक रहा है, तो मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या सा होगा? शून्य होगा। तो सबसे पहले तो हम इस यू को यहाँ से गायब कर देते हैं, क्योंकि जब प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा और शून्य हो जाएगा, यहाँ पर धन लगा है, तो मतलब कुछ भी मतलब नहीं होता है इसका। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर गाइस गायब कर दिया। अब हमारा बचा है 1/2 GT²। H बराबर 1/2 GT²। अब यहाँ पर हम पूरा मान रख देंगे और आपका आसन जो है वो आसानी से आ जाएगा। देखो, 1/2 यहाँ पर आप लिख दीजिए। चलिए मैं कहाँ लिख दूँ? चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2। और जी का मान कितना हो जाएगा? 1/2 9.8 गुणे टी, यहाँ पर है 8 और गुणे 8, क्योंकि T² था, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और गाइस जब यहाँ पर आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पर होगा 9.8 गुणे 32। तो कहने का मतलब है कितना होगा मेरे भाई? 1 मिनट, गुणा कर लो। 313.6 मीटर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई, कुल मिलाकर के आप याद रखिएगा कि इसमें आपका मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला लगेगा। H बराबर
यू धन 1/2 GT स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर यू बराबर 0 होता है तो 1/2 GT स्क्वायर का मान रख दीजिएगा, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। नॉट का उपयोग जो है ये किया जाता है बिजली की गति मापने में, हवा की गति मापने में, या गति को मापने में, या ऊष्मा को। देखो नॉट का उपयोग जो है गाइस ये गति मापने के लिए किया जाता है, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जलयान की गति को नापने के लिए हम नॉट का उपयोग करते हैं। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। ठीक है, और एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई कि समुद्र की गहराई को हम किससे मापते हैं, तो समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। अगला आपके सामने एक मोटर है जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति जो है ये 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोधक बल का मान क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पहले तो आप इसको यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 500 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई एक मोटर है, इसका भी मतलब बिल्कुल छोड़ दीजिए। 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाने से 5 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाता है। कहने का मतलब है जो इसका वेग है गाइस वह कितना होगा, v बराबर हो जाएगा आपका जो गाइस इसका प्रारंभिक वेग है वह कितना है 15, और गाइस जो गाइस आपका मतलब इसका जो अंतिम वेग है ये कितना है 5 है, और समय कितना ले रहा है यहाँ पर 5, तो मतलब 10/5। कहने का मतलब है यहाँ पर 15 में से 5 जाएंगे 10 और नीचे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड वेग। इसका पहला नंबर निकाल लिया मैंने। इसका सबसे पहले मैंने क्या निकाला, वेग निकाला। वेग इसका कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग जो है गाइस इसका कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड आया, और यही इसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग यहाँ पर कितना, वेग में परिवर्तन कितना आ रहा था मेरे प्यारे भाई 15, और में से 5 घटाया 10 आया, और दर जो है ये आपकी कितनी निकली 5 निकली। 5 को मैंने 10 से भाग दिया, 2 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा ए, यानी एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। तो ये बराबर यहाँ पर आपका हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया बल, यानी एफ आपसे पूछा गया, और यम आपको दिया गया 500 किलोग्राम। तो एफ इज इक्वल टू एम गुणे ए वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एम यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 गुणे ए आपका है 2, तो 500 दुना ए का 1000, और एफ यानी कि फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी आपका है। एक पिंड को ऊपर की ओर से ऊर्ध्वाधर फेंका गया, 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए राइट क्या होगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्डर यूज़ किया है इससे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से आप समझिएगा। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऊंचाई आपकी कितनी दी गई थी 10 मीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई आपको दिया गया है कि 10 मीटर तक पहुँचता है। ठीक है, फिर देखो गाइस जो आपको जी का मान दिया गया है वो दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपसे वेग पूछा गया है, यहाँ पर वेग बराबर √2gh वाला फार्मूला लगा दीजिए, 2 गुणे, और जी का मान यहाँ पर आपको पहले दे दिया गया 9.8, एच आपको दे दिया गया 10, 10 दूना 20, और 20 को गाइस 9.8 से आप गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 196, और 196 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 मीटर प्रति सेकंड। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैं जो ये रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ, ये वाला जो रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ मेरे भाई, इससे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मैं आपको बेहतर ढंग से समझा नहीं पाता हूँ। लेकिन वैसे मैं आपको गाइस एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गाइस रख लिया है। ठीक है, अगला आपके सामने गाइस इसको आप देखिए कि एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींच करके पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठा करके। इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है गाइस जो मुख्य रूप से जो है वह क्या है, अगर आपसे ही पूछा जाता है, वैसे आप सभी जानते हैं कि भार के केवल एक हिस्से को संभालना होता है। ठीक है, अगर आनत तल से हम लकड़ी के सहारे को गाइस ब्लॉक के ऊपर खींचते हैं तो पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि हमें केवल और केवल
लकड़ी के एक हिस्से को ही संभालना होता है, और अगर हम ऊर्ध्वाधर उठाएंगे तो उसके सारे हिस्से को संभालना होगा, है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो गाइज, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही पहाड़ जैसा लग रहा है, लंबा चौड़ा सा, लेकिन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक चिड़िया जो कि वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा जो है ये कैसा लगेगा। अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एक चिड़िया है, वह जो है वह वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, और एक लड़का जो है वह उस बक्से को लेकर जा रहा है, और उसी जो गाइस है जिस वेग से वह रुकी हुई है उसी वेग से चिड़िया जो है ये उड़ना शुरू कर देती है। तो जो बक्सा लेकर जा रहा है लड़का, उसको अब उसका जो भार है वो कैसा वहन होगा, ये आपसे पूछा गया है। राइट होगा, पहले से समान भार वाले लगेगा। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा कोणीय वेग की सही इकाई है। इसका आंसर आप बताएंगे। कोणीय वेग की सही इकाई क्या हो जाएगी, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड जो है ये कोणीय वेग की एक सही इकाई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला आपके सामने एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है। इसे इसकी ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के परितः घुमाया जाता है। जल की सतह जो है ये कैसी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गाइस जल की सतह है ये किनारे पर थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। करेक्ट हो जाएगा, किनारे पर उठ जाएगी। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कोणीय वेग की जो गाइस बीमा होती है ये क्या होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो कोणीय वेग की बीमा जो होगी वह होगी m0 L0 t⁻1। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने अभिकेंद्र बल जो है ये सदैव कैसा कार्य करता है, इसका आंसर आप बताएंगे। गाइस हमें आज बहुत ही कम समय हमारे पास है, किसी कारण से मुझे अभी बाहर जाना है थोड़ी देर बाद, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझाने में असमर्थ हूँ। लेकिन गाइस फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी पीडीएफ के थ्रू आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं एक्सप्लेन के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको कहीं ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो गाइस अभिकेंद्र बल जो है ये सदैव कैसा कार्य करता है, ये सदैव जो है गाइस ये केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश कार्य करेगा। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश ही कार्य करता है अभिकेंद्र बल। करेक्ट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, अभिकेंद्र बल के जो गाइस कारण है ये जैसे मोड़ पर साइकिल या मोटरसाइकिल सवार का अंदर की ओर झुक जाना जो है ये अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी केंद्र बल या फिर गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो गाइस फॉर्मूला होता है ये होता है mv²/r। अगला आपके सामने गाइस इसको देखिए, एक आनत तल के शिखर से एक खोखला सिलेंडर व एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं। कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा। कहने का मतलब है कोई एक आनत तल है। आनत तल का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ एक आनत तल होता है, ठीक है। यहाँ से कोई सिलेंडर छोड़ा जाएगा, तो आनत तल से कोई एक खोखला सिलेंडर और कोई एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था में एक साथ छोड़े जाते हैं। धरातल पर पहले कौन पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा मेरे भैया, पहले पहुंचेगा ठोस सिलेंडर, जो सिलेंडर भरा होगा, है ना। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका गाइस आप जरा एक्सप्लेन को देख लो, बहुत जरूरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ठोस सिलेंडर का जो जड़त्व आघूर्ण है ये खोखले सिलेंडर से अधिक होता है। इसी वजह से गाइस ठोस सिलेंडर की जो कुल ऊर्जा है ये खोखले सिलेंडर से अधिक होगी, ठीक है।
और किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा जो है वो उसकी घूर्णी गति के कारण होती है। यानी रैखिक गतिज ऊर्जा धन घूर्णी गतिज ऊर्जा, ये जो है गाइस इन दोनों का जब योग करेंगे तब किसी भी वस्तु की हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे याद रखिएगा। अगला आपके सामने रैखिक सॉरी संवेग के आघूर्ण को क्या कहा जाता है? संवेग के आघूर्ण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि कोणीय संवेग कहा जाएगा, बिल्कुल राइट होगा डियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक बात आप और याद रखिएगा, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अक्ष से लंबवत दूरी तथा रैखिक संवेग का गुणनफल। ठीक है, और कोणीय संवेग जो है गाइस या एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटीज है या फिर कहा जाए एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो गाइस बी दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध रेखीय गति, शुद्ध या घूर्णन गति, रेखीय घूर्णन गति दोनों, या फिर कोई भी गति नहीं। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, बल युग्म जो है ये शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करेगा। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो, निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सबसे अधिक होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, किस जगह पर जी का मान सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर चले जाइए, वहां पर जी का जो मान होगा ये सबसे अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत जरूरी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर आप जाएंगे जी का मान सबसे अधिक होगा। यहाँ पर गाइस जो पृथ्वी की सतह है या गुरुत्वीय त्वरण के मान जो है ये सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, अंटार्कटिका जो है गाइस ये महादेश उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित है और यही कारण है कि जी का मान जो है या उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? देखो, अगर आपको हमारी आवाज़ स्लो जा रही है तो थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। मैं बहुत थोड़ा स्लो बोल भी रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने बहुत ही कोशिश की है, तो मैंने आज क्लास ली है क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है क्लास लेने में। आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं और भी हमारे पास काम होते हैं, इसकी वजह से गाइस थोड़ी थकान महसूस हो जाती है। और अगर आपको हमारी क्लास में वॉल्यूम जो है थोड़ी कम दिखाई दे कम सुनाई दे रही है तो आप थोड़ा हाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए गाइस बिल्कुल भी गलती ना निकालिएगा। देखो, पहाड़ों पर जो वायु का घनत्व है ये कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। जब वायु का घनत्व बहुत ही कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि हम श्वास में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं रहेगी तो हम श्वास रहित महसूस करेंगे ही। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह जो है ये कब छोड़ा गया, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो भारत का प्रथम उपग्रह था ये था आर्यभट्ट, जो कि गाइस इसरो के द्वारा बनाया गया था और ये छोड़ा गया था सबसे पहले 19 अप्रैल 1975 को, यानी 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा रूपांतरण यहाँ पर सही है, कौन सा रूपांतरण यहाँ पर सही लिखा गया है? देखो, एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है, ये होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई ये बिल्कुल गलत है।
दूसरा देखो गाइस 1 mmHg या फिर 1 mm पारा बराबर होता है 133 पास्कल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो गाइस। यहाँ पर जो एक बार है, एक बार जो है ये होता है 10 के घात 5 पास्कल के बराबर, और एक टॉर जो है गाइस ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 1 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है, यानी 133 पास्कल के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक टॉर जो है गाइस ये 133 पास्कल के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल 1 पारा जो गाइस 133 पास्कल के बराबर है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ये गाइस जो चार लिखे गए ये चार के चारों जो हैं ये दाब के मात्रक हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की किसी संलग्न तरल पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर तथा पात्र की दीवारों पर उसी परिमाण में बिना घटे संचरित हो जाता है। ये जो है नियम सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसको एक बार पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा। मैंने गाइस आपको बताया यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी संलग्न तरल पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर तथा पात्र की दीवारों पर उसी परिमाण में बिना घटे संचरित हो जाता है। यह नियम जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा पास्कल के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि दाब का मात्रक जो है गाइस ये पास्कल होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस की अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है ये कम से कम कितना होना चाहिए। अस्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए जो गाइस मूल ध्वनि है और जो प्रतिध्वनि है, यानी जो आपको ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, उसके बीच का जो समय अंतराल है ये कम से कम कितना होना चाहिए। ये कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी वेरी भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा गाइज, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखे गए इसको आप पहले ध्यान दीजिए। गाइज आप एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ये कुल मिलाकर के 17 मीटर होनी चाहिए। यानी जो बोलता है और जो सुनता है उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। और इसी कारण से या फिर इसका कारण यह है कि जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर केवल और केवल 0.1 सेकंड तक ही रहता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला आपके सामने कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति जो है ये कितनी होगी। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, वैसे चलिए गाइस आप इसे याद रखिएगा, या फिर आप देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा। किसी भी एकल आवृत्ति की आवाज़ को हम टोन कहते हैं। ठीक है, ये देखो उल्टा लिखा गया है ना, तो गाइस इसी में थोड़ा भ्रम हो गया। राइट होगा यहाँ पर आपका टोन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई कि मध्यम का कंपन जो करता हुआ कोई कण है वह 1 सेकंड में जितना भी कंपन करेगा उसे उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, और ये जो गाइस तारत्व है यह जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आप इसे याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैंने आपको एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। वैसे आज मैं बहुत जल्दी में हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वैसे मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छे ढंग से आपको समझाने की। इसकी पीडीएफ जो वो आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जा करके आप चेक कर लेना। ठीक है, और आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको डेली क्लास मिल पाएगी। अगर प्यारे भाई क्लास को आप शेयर नहीं करोगे, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो मैं क्लास भी नहीं लूँगा। ठीक है, कोई हमारा मन भी नहीं लगता है क्लास लेने में बहुत ज़्यादा। जब प्यारे भाई देखते हैं इंटरेस्ट लेते हैं क्लास को, तभी गाइस क्लास लेने का भी मन करता है ना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल,
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।